स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार के पूर्णिया में एक जनसभा के दौरान मखाना किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया है कि मखाना बोर्ड के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके तहत किसानों को बेहतर कीमत और फिर आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाएगा। इस बोर्ड के गठन के लिए 475 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में की थी। उस समय ये घोषणा मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। इस कदम को खास करके बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा माना गया है, क्योंकि देश का लगभग 90% मखाना उत्पादन बिहार में ही होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में एक बोर्ड के नोटिफिकेशन जारी होने की घोषणा करके इस प्रस्ताव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। वहीं पर यह बोर्ड मखाना किसानों को एक संगठित मंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। दोस्तों कल पूर्णिया में पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने बता दिया है कि आखिर किस नेता के कारण एनडीए से रिश्ता टूटा था। दरअसल पूर्णिया में पीएम मोदी के आगमन पर उनके स्वागत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने बिहार को जितना दिया है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री द्वारा बड़े परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है, जिसमें रेल, बिजली, एयरपोर्ट आदि शामिल है। उन्होंने इस दौरान आगे कहा है कि 20 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी, या उससे पहले कुछ नहीं था। जब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, हम लोगों की सरकार बनी तो फिर लगातार काम किया गया। जब बीच में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसमें कुछ नेता गड़बड़ी कर देते थे, जिसमें एक नेता यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, हालांकि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, जैसे सभी के लिए बहुत काम किया गया है। उन्होंने वृद्ध, विकलांग, विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने का भी जिक्र किया है। साथ ही कहा कि पहले बिहार में बिजली नहीं थी, हमारी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाया है, अब सभी के लिए बिजली मुफ्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रोजगार के क्षेत्र में है। हमने 20 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन 39 लाख लोगों को नौकरी दी गई। चुनाव तक ये आंकड़ा 50 लाख हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि आपने इतना ज्यादा काम किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस दौरान जनसभा में पहुंचे महिलाओं को उन्होंने उठा करके प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाने को कहा। दोस्तों कल पूर्णिया में अनोखा नज़ारा देखने को मिला है। यहाँ पर मंच पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, तभी वहाँ पर पप्पू यादव पहुंच गए। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक और फिर विकास का अनोखा संगम पूर्णिया में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान जहां पर उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करके हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, वहीं पर एक अलग दृश्य ने सबका ध्यान खींच लिया। वहीं पर एनडीए कार्यक्रम में शामिल होकर के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पप्पू यादव गुपचुप बात करके चर्चा में आ गए हैं। यह कार्यक्रम के दौरान जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। जब इसके बाद वे अपने स्थान पर बैठे तो फिर पप्पू यादव पीछे से आए और उन्हें प्रणाम किया। जब पीएम मोदी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ क्षण की निजी बातचीत हुई, जिसे देखने वालों ने कैमरे में कैद कर लिया है। बातचीत की अवधि भले ही कम रही हो, लेकिन मंच पर साथ दिखे ये दो चेहरे राजनीतिक के गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। तो पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है। दरअसल पप्पू यादव महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद होने के नाते उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। यही वजह है कि ये मुलाकात राजनीतिक संकेतों की तलाश कर रहे विश्लेषकों के लिए चर्चा का मुद्दा बन गई है। मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों बिहार के सुपौल जिला स्थित श्री राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कुछ दिन पहले भी आपको खबर में बताई गई थी, आज फिर से आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में वे बिहार की सभी सीटों पर गौभक्त निर्दलीय प्रत्याशी खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं बल्कि धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा का प्रयास है। जब बिहार में इन दिनों होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रोज नए नए ऐलान सामने आ रहे हैं, ऐसे में
बिहार की राजनीति को लेकर के श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारने की बात कही है। इससे पहले शंकराचार्य ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल अब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के पक्ष में सामने नहीं आया है। दोस्तों, बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दियों ने हमारे देश में निर्दोष लोगों को मारा है, ऐसे देश में खेल हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जोर देते हुए कहा कि जिससे मेल नहीं उससे खेल नहीं। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग एक सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, आराध्य का मजाक बनाते हैं। शास्त्री ने कहा कि भगवान की तस्वीर लगाने वाले कंपनियों के उत्पादकों पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक आता है सरस्वती कपूर जो पूजा में काम आता है। सरस्वती जी की तस्वीर बना करके कपूर की पैकिंग की जाती है। जब कपूर का उपयोग कर लिया जाता है तो फिर सरस्वती बना हुआ पेपर भी किसी डस्टबिन, नाला या फिर कूड़ा घर में फेंक दिया जाता है। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं का खुद मजाक बना रहे हैं। वहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमको मुसलमानों और ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हमको अपने ही लोगों से दिक्कत है कि अपने ही लोग अपने लोगों की टांग खींच रहे हैं, हमारे ही संत आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए सब दूसरों को मजा मिल रहा है। एक मुस्लिम भाई हमसे ही हंस करके कह रहे थे कि पहले खुद ही निपट लो, तुम्हारे महात्मा तुम्ही से लड़ रहे हैं, हमसे क्या खाक लड़ोगे। उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि एक छात्र अगर परिपक्व हो जाएगा तो फिर वह देश को आगे लेकर के जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में मंथन चल रहा है। सीट शेयरिंग पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर के बड़े फेरबदल की तैयारी में दिख रही है। वहीं पर पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार करीब 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, जबकि 2020 में हार चुके लगभग 10 उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी की रणनीति साफ है, नए और युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा वार एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर को कम करना। बताया जा रहा है कि पार्टी ने टिकट काटने के लिए कई मानक निर्धारित किए हैं। यह जानकारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी के ऐसे 6 विधायक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है। दूसरी ओर पिछले विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हारने वाले विधायकों पर भी पार्टी की नजर है। पर जानकारी के अनुसार 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 वोटों से भी कम रहा है, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे चला गया था। वहीं पर 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 11000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। ऐसी सीटों पर टिकट वितरण में बदलाव तय माना जा रहा है। वहीं पर सूत्रों के अनुसार चुनाव को लेकर के तैयारी और टिकट वितरण की रणनीति पर शीर्ष स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है। शनिवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में टिकट वितरण मामले की समीक्षा की। दोस्तों, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होने वाली है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 5 दिन की यात्रा पर निकलेंगे पहले, यानी कि आज 16 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाले इस यात्रा का नाम आरजेडी ने बिहार अधिकार यात्रा दिया है। तेजस्वी यादव 16 सितंबर की सुबह 9 बजे पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से जहानाबाद के लिए प्रस्थान सड़क मार्ग से करेंगे और बेरोजगारी, पलायन और फिर किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। इसके बाद नालंदा के इस्लामपुर, हिलसा, फतुहा होते हुए शाम में वापस 10 सर्कुलर रोड पटना पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन फिर तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलेंगे। 17 सितंबर को बख्तियारपुर विधानसभा में राघोपुर हाट, बार, मोकामा, बेगूसराय में यात्रा करेंगे और फिर उस दिन बेगूसराय अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर आगे की यात्रा की शुरुआत 18 सितंबर से करेंगे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि अब वो एनडीए छोड़ करके कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। जब बीच में कुछ इधर उधर हो गया, पार्टी के कुछ नेता इधर उधर करवा दिए। जब उनमें से एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जब पूर्णिया में पीएम मोदी की सभा के मंच से सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें कही है। हालांकि ये सुनकर ये मंच पर नेता बैठे हंसने लगे। सीएम नीतीश कुमार ने जब ये बात कही तो फिर मंच पर उनकी पार्टी के नेता और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे, जब वे पीएम के बगल में ही बैठे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार बनी तो फिर बिहार के विकास के लिए काफ़ी काम किया, जब उसके पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी बिहार से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने राज्य के यानी कि बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ दिया है। आप सब लोग खड़े होकर के उनको प्रणाम कीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि
सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में और देश में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत है। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। जहां हम लोगों ने हर घर में बिजली पहुंचा दिया है, अब 125 यूनिट मुफ्त में बिजली दिया जा रहा है। बिहार में विकास के सभी काम हो रहे हैं। रोजगार और नौकरी सरकार की प्राथमिकता है। जो चुनाव से पहले 50 लाख नौकरी रोजगार का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। युवाओं को उद्यमी योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2024 के बजट में बिहार के लिए हजारों करोड़ की सौगात दी है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए किया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के 25,000 मध्य विद्यालयों में 2-2 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का फैसला किया है, जिसमें कुल 50,000 स्मार्ट क्लासरूम तैयार होंगे। ये योजना बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत चलेगी और फिर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हाल ही में रेलपेट कॉरपोरेशन को मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लगाने के लिए 2621 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और फिर ये काम मार्च 2026 तक पूरा होगा। इससे ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकेंगे और फिर कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कंप्यूटर लैब और फिर स्मार्ट बोर्ड की सुविधा मिलेगी। वहीं पर जिले स्तर पर इस योजना से 200 से ज्यादा मध्य विद्यालय लाभान्वित होंगे। हर स्मार्ट क्लासरूम में 2 डिजिटल टीवी, कंप्यूटर सिस्टम और फिर अन्य जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे। एजेंसी को 3 साल की अतिरिक्त वारंटी और फिर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देनी होगी। दोस्तों, बिहार चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा बनेगा इस बार। जी हाँ, घुसपैठ का मुद्दा हथियार बनेगा, जो क्योंकि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया। उसके बाद अब समझिए कि सीमांचल का गुनागणित हवा मिल गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुसने वालों को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बात कान खोल करके सुन लो, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में है। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि आज सीमांचल और फिर पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोग अपनी बहनों और फिर बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। कांग्रेस और फिर राजद के लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। बेशर्मी के साथ घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। ये लोग बिहार और फिर देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। वहाँ से बांग्लादेश की सीमा कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से इस इलाके में घुसपैठ का मुद्दा उठाते रही है। इलाके के भाजपा नेता सहरसावादी मुसलमानों को बांग्लादेशी बताते हैं। हालांकि सहरसावादी मुसलमानों को ईबीसी आरक्षण भी मिला है। वे अपने आप को भारतीय बताते हैं और ये है भी, वे भारतीय हैं भी, लेकिन बीजेपी के लोग उसे अक्सर बांग्लादेशी बताते हैं। जब वहीं पर भाजपा इस मुद्दे के जरिए अपने वोट बैंक को एकजुट रखने का प्रयास करती है। सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सीमांचल में मुस्लिम आबादी 47% है। यह किशनगंज में सबसे ज्यादा 68%, कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुस्लिम आबादी है। वहीं पर एसआईआर के दौरान भी सबसे अधिक नाम इसी इलाके के कटे हैं। इस इलाके में 9.88% मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए थे। तब भी भाजपा ने घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। ये इलाका भले ही मुस्लिम बहुल्य हो, लेकिन इलाके में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दबदबा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इलाके की 24 में से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी। वहीं पर महागठबंधन को 7 सीटें मिली, जबकि ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं पर भाजपा इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। पूर्णिया एयरपोर्ट के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि एनडीए इस इलाके के विकास के लिए काम कर रही है। भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी सीमांचल से ही आते हैं, किशनगंज से। उसके जरिए भी पार्टी ने एक मैसेज दिया है। विकास, क्षेत्रीय हिस्सेदारी के साथ साथ घुसपैठ का मुद्दा वह हथियार है जो पार्टी के पुराने प्रदर्शन को दोहराने में मददगार साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या बात की जाए, वे तो ब्रेन डेड सीएम है। तो फिर वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को भी फेल पीएम बताया। इसे लेकर के बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने सुधाकर सिंह पर बड़ा हमला करते हुए मानसिक संतुलन खो देने की भी बात कही है। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी आरजेडी सांसद के बयान पर असहमति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि ये शब्द कहना ठीक नहीं है। सुधाकर सिंह के बयान को लेकर के जेडीयू काफी गुस्से में दिखी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सुधाकर सिंह पूरी तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वह अपने
छोटे भाई को उपचुनाव करवाने के बाद तो और ज़्यादा बौखलाहट में है और फिर वह अपने कुनबे को संभालने और फिर अपने पिता जगदानंद सिंह जी की इज्जत को संभाले, यही उनके लिए ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम पूरी जनता देख रही है और 2025 में फिर जनता उन्हें सीएम बनाने का मन बना चुकी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि सुधाकर सिंह का मानसिक संतुलन खो गया है। बिहार की जनता को विकास का स्वाद चखाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के विश्वकर्मा है, उनको ये ब्रांडेड कह रहे हैं। उनको पूरा राष्ट्र अपना नेता मानता है और फिर उनके विकास के विजन को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। उस व्यक्ति के बारे में ये बात कही है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक यूट्यूबर की पिटाई और फिर गाली गलौज की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस घटना पर विरोध जताने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएंगे। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि सहनी समाज से आने वाले यूट्यूबर की गलती मात्र इतनी थी कि उसने क्षेत्र के एक सड़क निर्माण को लेकर के प्रश्न पूछा था। इस मामले की प्राथमिकता अभी तब दर्ज हुई जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद थाना पहुंचे। उन्होंने कहा है कि अब सरकार इतना डर गई है कि पत्रकारों को भी नहीं बख्श रही है। ऐसे मंत्रियों और विधायकों को वीआईपी माफ नहीं कर सकती है। वीआईपी के कार्यकर्ता मंत्री जीवेश मिश्रा का विरोध करेंगे और कालिख लगाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को सरकारी आवास एक पोलो रोड में प्रेस वार्ता करके नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने मंत्री के विरुद्ध वीडियो प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जाले विधानसभा के सिंगवाड़ा में यूट्यूबर जो सहनी समाज से आते हैं उनके साथ जीवेश मिश्रा ने अभद्र व्यवहार किया है। यूट्यूबर का मंत्री से प्रश्न था कि 10 सालों में आपने मंत्री रहते हुए किस तरीके का विकास कार्य किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने यूट्यूबर का मोबाइल भी छीन लिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो फिर उन्हें ये बताना चाहिए कि बिहार में जंगल राज है कि नहीं। क्या बिहार में कानून दो तरीके के हैं, मंत्री के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग है? आखिर क्या कारण है कि सिंगवाड़ा थाना ने मंत्री के विरुद्ध अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है? दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया दौरे के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की है। अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। बिहार की रोजगार अभियान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक बार फिर उन्हें बधाई और फिर धन्यवाद देता हूं। वह पूरे देश और फिर बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बिहार के लिए जितना काम किया है वह बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है लेकिन अब हमें उनका समर्थन भी मिल रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और फिर नौकरियां प्रदान करेंगे। अब बिहार में नए उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। यह सब कुछ किया जा रहा है। वहीं पर नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पूर्णिया जिले में आयोजित 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, रेलवे, पूर्णिया एयरपोर्ट, आवासन एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन तथा डेयरी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास, शुभारंभ एवं उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं के लाभों का भी वितरण हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है कि पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव के विकास से पूर्णिया के लोगों से एयरपोर्ट का वादा किया गया वादा पूरा हुआ। पूर्णिया एयरपोर्ट से आज विमान सेवा की शुरुआत होने से पूर्णिया एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। नई लाइनों और फिर रेलगाड़ियों के परिचालन से कुशल एवं किफ़ायती रेल यात्रा के साथ माल ढुलाई के लिए सुविधा बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा बिहार के लोगों को होगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के शुभारंभ से मखाना उत्पादन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वैश्विक मानचित्र पर बिहार की पहचान मजबूती से स्थापित हो सकेगी तथा इससे बिहार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा मखाना किसानों की आमदनी एवं व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की पूर्णिया की धरती से कांग्रेस और राजद की उनके नेता के बयान से ही वाट लगा दी है। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बयान की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा कि ये लोग जनता के हिस्से के पैसों पर हाथ साफ करते रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी चुनावी साल में 7वीं बार बिहार दौरे पर आए, जब पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और फिर 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। जब पीएम मोदी ने कहा
जब पीएम मोदी ने कहा है कि जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की आदत हो गई है वह गरीब के घर की चिंता नहीं करेंगे। राजीव गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि केंद्र सरकार 100 पैसे भेजती है तो फिर 85 पैसे बीच में लूट जाता है, 15 पैसे ही जनता को मिलता है। जब कांग्रेस राजद की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे नहीं जाते थे, लालटेन जला करके पंजा उन पैसों पर हाथ मारता था। जब कोरोना के बाद से हर गरीब को मुफ्त राशन मिलता है, जब कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता था। आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख की मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनाए हैं वे आपको मुफ्त इलाज की सुविधा देखना भी नहीं चाहते हैं, जहाँ उन्हें आपकी कोई भी चिंता नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के सम्मान को और बिहार की पहचान को ठेस पहुंचाया है। आज सीमांचल में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और फिर आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है, जहाँ इसमें बिहार की माताओं बहनों की बड़ी भूमिका है। आरजेडी के दौरे में खुलेआम फिरौती के लिए अपराध जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की हमारी माताएं बहनें रही हैं। आज महिलाएं लखपति दीदी और फिर ड्रोन दीदी बन रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीविका दीदी अभियान की सफलता देश में अभूतपूर्व है। आज भी 500 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड इन बहनों के लिए जारी किया गया है। इससे गाँव-गाँव के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिलेगी, महिलाओं को अपना सामर्थ्य बनाने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस के लिए अपने परिवार की चिंता सबसे बड़ा काम है। ये लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप सभी मोदी का परिवार हैं। दोस्तों, पूर्णिया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया बीरी बिहार विवाद को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब भी बिहार प्रगति की राह पर कदम बढ़ाता है तब विपक्षी दल राज्य का मजाक उड़ाने और फिर उसका अपमान करने में लग जाते हैं। मोदी ने कहा है कि बिहार में बने रेल इंजन अब अफ्रीकी देशों तक भेजे जा रहे हैं, जो राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है, लेकिन कांग्रेस और फिर राजद के नेताओं को ये विकास रास नहीं आ रहा है। जब पीएम मोदी की ये टिप्पणी कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्टर पर आई है, जिसमें उन्होंने हालिया जीएसटी सुधारों का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि बीरी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं कहा जा सकता। इस पोस्ट में बीरी पर जीएसटी में कही गई कटौती का जिक्र था। यह बयान सामने आने के बाद व्यापक आलोचना हुई और फिर कांग्रेस को शुक्रवार को इस पर माफी मांगनी पड़ी। इस टिप्पणी पर मोदी ने कहा है कि ये केवल बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के हर नागरिक का अपमान है। दोस्तों, आरजेडी से निष्कासित के बाद उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने बिहार में चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राज्य को तोहफे दिए जाने पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की मदद न पहुंचाने पर सवाल उठाया है। पीएम मोदी ने बिहार में 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जहां पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि ये दौरा सिर्फ चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पीएम हवाई अड्डे और फिर पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं फिर जोनिया और फिर राघोपुर जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग बिना सरकारी मदद से परेशान हैं। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से कहा है कि वे हवाई अड्डे और फिर पुलों का उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बाढ़ की स्थिति है। जजौनिया गांव पूरी तरीके से बह गया है, लेकिन सरकार ने वहां पर कोई भी मदद नहीं पहुंचाई है। लोग रो रहे हैं, पीएम को वहां पर जाना चाहिए। राघोपुर में स्थिति बहुत खराब है, सरकार बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली यात्राओं के दौरान किए गए वादे जैसे कि चीनी मिल शुरू करना अभी तक पूरा नहीं हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए पीएम यहाँ पर तोहफे दे रहे हैं। पिछली बार जब पीएम यहाँ पर आए थे तो फिर उन्होंने कहा था कि एक चीनी मिल शुरू कर दी जाएगी, लेकिन वे अभी तक नहीं हुई है। जब वे यहाँ सिर्फ राजनीतिक कारणों से आ रहे हैं, उनके दौरे का लोगों पर कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जहां बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और फिर बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना में बादलों की मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन उमस और फिर गर्मी से लोगों को किसी तरीके की अनुभूति नहीं हो रही है। वहीं पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जरूर होगी, जिससे गर्मी की स्थिति कुछ हद तक कम होगी। हालांकि भारी बारिश और फिर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं पर विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में
ऑरेंज और फिर येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि भारी बारिश और फिर संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए सतर्क रहना। वहीं पर येलो अलर्ट का मतलब है कि मध्य स्तर की बारिश और स्थानीय स्तर पर पानी भरने जैसी परिस्थितियों के लिए चेतावनी। वहीं पर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और फिर नालों के किनारे जाने से बचें। भारी बारिश के दौरान बिजली उपकरणों का उपयोग कम करें। जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन और फिर राहत केंद्र की जानकारी रखें। दोस्तों, बिहार में 25,000 करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप निवेश करने जा रही है। जब बिहार में कभी बमुश्किल 6 से 7 घंटे बिजली मिला करती थी, वह लालटेन लैंप इमरजेंसी लाइट का जमाना था। ज़्यादा पीछे जाने की बात नहीं है, 2005 से पहले तक के यही हाल था। बिहार का जनरेटर कनेक्शन का एक अलग ही बिजनेस था। जो समृद्ध थे उनके घरों में बैटरी, इन्वर्टर, महंगे सोलर सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग लालटेन लैंप की मध्यम रोशनी में ही समय काट रहे होते थे। जो युवा आज 20 से 22 वर्ष की उम्र के हैं, वह शायद उस दौर की कल्पना भी न कर पाए। लेकिन 2 दशकों में स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। जब घरों से लालटेन लैंप गायब हो चुके हैं, सुदूर गांव तक बिजली पहुंच गई है। जिस अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं और फिर सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाती है, उसी तर्ज पर अंतिम घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। बिजली की खपत 12 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कहानी है बिहार के पावर सेक्टर की। बिहार में जिन परियोजनाओं को सरकार गेम चेंजर मान रही है, उनमें 125 यूनिट फ्री बिजली अहम है। इससे बिहार के 1 करोड़ 89 लाख यूजर्स को फायदा मिल रहा है। 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो गया है। जब बिहार में बिजली की खपत 2005 में जहां पर 700 मेगावाट हुआ करती थी, वहीं पर 2025 में पीक के दौरान 8,752 मेगावाट हो चुकी है। केंद्र का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में यानी कि साल 2035 तक बिहार में बिजली की खपत 17,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। पावर सेक्टर में बिहार की इसी विकास यात्रा का सहभागी बनने जा रहे हैं अडानी ग्रुप। एनर्जी सेक्टर में अग्रणी अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर भागलपुर के पीरपैंती में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। बिहार सरकार की पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और फिर अडानी पावर के बीच करार हो चुका है। अडानी ग्रुप को 2400 मेगावाट की एक विशाल बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। इस थर्मल पावर प्लांट के शुरू होने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लाखों को उम्मीद है कि बदलाव की गति बरकरार रहेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का पूर्णिया दौरा क्षेत्रवासियों के लिए ही नहीं बल्कि आगामी चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात दी है और फिर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट और फिर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी की है। यहाँ सीमांचल की 24 सीटों में से कई मुस्लिम बहुल है और फिर यहाँ पर एनडीए और फिर महागठबंधन के साथ ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम भी टक्कर में है। इन सब के बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस दौरे पर निशाना साधा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर 100 करोड़ की रकम खर्च हो रही है। इस पैसे का हिसाब कौन देगा? बिहार जैसे गरीब राज्य पर इतना वित्तीय बोझ देना ठीक नहीं है। इस पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जा सकता है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। सीमांचल के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करें तो फिर पिछले 20 सालों में इसका पैटर्न ऐसा लग रहा है कि इसे किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं कह सकते हैं। जब पिछले चुनाव में यहाँ पर महागठबंधन का प्रदर्शन कमजोर रहा था, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार एनडीए की कोशिश इन 24 सीटों में दमदार प्रदर्शन की है। मुस्लिम बहुल आबादी होने के बावजूद भी एनडीए जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। ओबीसी के होने से मुस्लिम वोटों के बंटने की भी संभावना है। जब वहीं पर इन सभी तथ्यों को देखते हुए पीएम मोदी की पूर्णिया रैली बहुत खास है। जब पीएम यहाँ से जनसभा भी करेंगे और फिर पूर्णिया के अलावा कटिहार और फिर अररिया समेत पूरे सीमांचल के को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पूरे बिहार को समर्थकों का भी भारी जुटान पूर्णिया में हो रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी के लिए पूर्णिया में सजाए गए मंच पर एक शख्स की मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है। जब पीएम मोदी के मंच पर तमाम एनडीए नेताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई, जब उनमें एक सीट पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के लिए भी लगाई गई। जब खास करके सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आने के बाद लोग इस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान भी लगा रहे हैं। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद है, लेकिन वह तमाम
सार्वजनिक मंचों से खुद को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही बताती है। जहां गांधी परिवार भी पप्पू यादव को उतना ही तवज्जो दे रही है। हाल ही में दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बुलाई गई कांग्रेस नेताओं की बैठक में पप्पू यादव को भी बुलाया गया था। राहुल गांधी की ओर से निकाले गई वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी पप्पू यादव को तेजस्वी यादव और फिर राहुल गांधी के साथ कई मौके पर गाड़ी पर जगह दी गई थी। वहीं पर पीएम मोदी की रैली आयोजित करने वाले बिहार बीजेपी नेताओं में जब पप्पू यादव को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कई इसको लेकर के तर्क दिया है। बीजेपी नेताओं ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कोई चुनावी रैली नहीं है। पीएम मोदी बतौर देश के नेता बिहार को सौगात देने के लिए आए। यह सरकारी कार्यक्रम होने के चलते बतौर स्थानीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर जगह दी गई। दोस्तों अभी बात करेंगे बिहार में हुए 3 जगवजह जिससे प्रशांत किशोर किंग मेकर बनने की संभावना है। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए ताज़ा वोट वाइब सर्वे ने राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सर्वे 3 अलग अलग सिनेरियो पर आधारित है और तीनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लगभग 10% वोट मिलने का अनुमान है। यह फर्क सिर्फ इतना है कि ये वोट किस गठबंधन से कटेंगे और फिर किसको फायदा पहुंचाएंगे। पहले सिनेरियो में जनसुराज के 10% वोट में से 5% वोट इंडिया गठबंधन की वजह से कट्टी दिखाई दे रही है। इस स्थिति में इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 34% रह जाता है। यह वहीं पर एनडीए वोट शेयर 42% हो जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने की संभावना सबसे अधिक दिख रही है। दूसरे सिनेरियो में जनसुराज एनडीए से 5% वोट खींच लेती है। इससे एनडीए का वोट शेयर 37% तक रह जाता है। जब वहीं पर इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 39% तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में बाजी पूरी तरीके से पलट जाती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता है। वहीं पर तीसरा सिनेरियो दोनों गठबंधन से बराबर वोट काटना। तीसरे सिनेरियो में जनसुराज एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन दोनों से बराबरी यानी कि 2-5% वोट काटती है। बाकी 5% वोट अन्य दलों से आते हैं। इस स्थिति में एनडीए का वोट शेयर 39% और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 36% हो जाता है। जो यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती है लेकिन फासला केवल 3% वोट का रह जाता है। वहीं पर जनसुराज के समर्थकों की प्रोफाइल सर्वे के अनुसार जनसुराज के समर्थक ज्यादातर युवा और बेरोजगारी से परेशान लोग हैं। 18 से 24 साल की उम्र के लगभग 20% युवा इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऊंची जातियों से 15%, मुस्लिम समुदाय से 13%, ओबीसी से 9%, अनुसूचित जाति से 6% और फिर आदिवासी वर्ग से 11% समर्थन मिलने का अनुमान है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत किशोर की अपील बहुत स्तरीय और फिर है और समाज के अलग अलग वर्गों को प्रभावित कर रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के लिए संभावित फायदा के बारे में अगर बात की जाए तो सर्वे का दूसरा सिनेरियो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अधिक फायदेमंद माना जा रहा है। जनसुराज के असर से इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 39% तक पहुंच सकता है। अगर सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और फिर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन दिया तो फिर महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना और बढ़ जाती है। वहीं पर चुनावी समीकरण और किंग मेकर की भूमिका सर्वे के नतीजे बताते हैं कि एनडीए को पहले और फिर तीसरे सिनेरियो में फायदा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन दूसरे सिनेरियो में सत्ता के करीब पहुंच जाता है। ये भी साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। दोस्तों बिहार पुलिस में सिपाहियों की बड़ी संख्या में हो रही बहाली को देखते हुए बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में भागलपुर के नाथनगर और फिर बक्सर के डुमरांव में ही सिपाहियों के प्रशिक्षण केंद्र है जिनकी कुल क्षमता लगभग 11,000 है। वहीं पर अब जल्द ही 3 नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की योजना है जिससे ये क्षमता बढ़कर के करीब 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। आधुनिकरण के एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया है कि बांका जिले के कटोरिया में चौथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 51.40 एकड़ जमीन का हस्तांतरण स्वीकृत हो चुका है। इसी तरह सिमुलतला में तीसरा प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है और फिर इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।